नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। कहा, ये संस्थान जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में आइकॉनिक सप्ताह समारोह का आरंभ किया। नेशनल CSR एक्सचेंज पोर्टल की भी शुरुआत की। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया। भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्य अभ्यास संप्रति बांग्लादेश के जेसोर में शुरू। उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए देश के कुछ उत्तरी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से जकार्ता में शुरू। दोपहर समाचार में मुनीश शर्मा के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर एक विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव क्विज का कल का प्रश्न था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किस वर्ष में पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी? और इस प्रश्न का सही उत्तर है वर्ष 1929 में। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है, लेकिन भाग्यशाली विजेता हैं बिहार सीवान जिले के रमेश कुमार चौहान है और मैं बिहार के सीवान डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैं आकाशवाणी का नियमित श्रोता हूँ। इससे हमें ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। आजादी के अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पे हमारे सुंदर इतिहास से परिचित कराने के लिए देश की 139 करोड़ भाई बंधुओं की तरफ से विविध भारती को धन्यवाद और हमारे फ्रीडम फाइटर को सत सत नमन। इस क्विज के विजेता होने पे हमें बहुत बहुत खुशी हुई है। धन्यवाद। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 86वां सवाल। और आज का प्रश्न है, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को राजी किया कि नमक आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित नहीं रखा जाए? प्रश्न एक बार फिर सुन लें, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गांधी जी को राजी किया था कि नमक आंदोलन केवल पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या फिर हमें इस पते पर ईमेल भी कर सकते हैं। पता है हमारा अमृत महोत्सव quiz@prasarbharati.gov.in। इसे एक बार फिर सुन लीजिए। व्हाट्सएप नंबर है हमारा 8826546262 और ईमेल का पता है amritmahotsav@prasarbharati.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को चुना जाएगा विजेता और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार भी दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे। राष्ट्रपति कोविंद अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास की विभिन्न श्रेणियों में विजिटर्स अवार्ड 2020 प्रदान करेंगे। 2 दिन के इस सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श होगा और प्रस्तुतियां दी जाएंगी। उच्च शिक्षण संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग, शिक्षा उद्योग और नीति निर्माताओं तथा शिक्षा और अनुसंधान के बीच समन्वय जैसे विषय विचार विमर्श में शामिल होंगे। राष्ट्रपति 161 केंद्रीय उच्च शिक्षण संस्थानों के विजिटर हैं। इन संस्थानों के प्रमुखों के अलावा शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।
केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि नियामकों और अन्य संस्थाओं को चाहिए कि वो डिजिटीकरण की अच्छी तरह जानकारी प्राप्त कर लें ताकि प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग न हो। उन्होंने डिजिटीकरण के संदर्भ में एक मजबूत तंत्र बनाने पर भी बल दिया। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के विशेष दिवस समारोह का शुभारंभ करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को निष्पक्ष और जवाबदेह होना चाहिए। The Companies Act and also the IBC, in order to keep itself robust, time-relevant and nimble, have continuously kept responding to the need of the hour, need of the day and the global best practices, and therefore didn't fight shy of going to the Parliament any number of times with amendments. कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव राजेश वर्मा ने कहा कि इस मंत्रालय ने नियमों को सरल बनाने के साथ साथ कई कदम उठाए हैं और व्यापार को सुगम बनाया है। उन्होंने प्रौद्योगिकी संचालित प्लेटफॉर्म्स पर ध्यान केंद्रित करने पर भी जोर दिया। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व CSR एक्सचेंज पोर्टल की शुरुआत की। श्रीमती सीतारामन ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के लिए एक विशेष विंडो भी शुरू की गई। श्रीमती सीतारामन आज सिंगल नोडल एजेंसी डैशबोर्ड का शुभारंभ भी करेंगी। ये डैशबोर्ड सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन सुधारों की दिशा में 2021 में आरंभ किया गया था। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार से प्रायोजित योजनाओं के लिए धन जारी करने और उसके उपयोग की निगरानी करना है। अब प्रक्रिया संशोधित कर दी गई है, जिसे SNA मॉडल कहा जाता है। इसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्रत्येक योजना के लिए एक सिंगल नोडल एजेंसी की पहचान और निर्धारण करना आवश्यक है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान जनजातीय समुदाय के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नई दिल्ली में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान परिसर में नवनिर्मित राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन करते हुए उन्होंने ये बात कही। आज राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान जो बन रहा है वो इतना ही बड़ा कार्य है। 50 साल के बाद इसके योगदान को अगर कोई देखेगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि मोदी जी की कल्पना क्या थी। अनेक प्रकार के 2 दर्जन से भी ज्यादा जनजाति अनुसंधान संस्थान अलग अलग नाम से अलग अलग संस्थाओं के तत्वाधान में काम कर रहे हैं, मगर उसको राष्ट्रीय रूप से जोड़ने वाली कड़ी नहीं। श्री शाह ने कहा कि ये संस्थान 10 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनजातीय समुदाय के विकास के लिए कई कदम उठाए हैं और ये संस्थान नीतियां बनाने में सरकार की मदद करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस संस्थान से जनजातीय विकास में एक नया अध्याय शुरू होगा। यह जनजातीय शोध संस्थान राष्ट्रीय जनजातीय शोध संस्थान के रूप में एक नया अध्याय संस्थागत विकास, जनजातीय समाज, जनजातीय क्षेत्रों के लिए एक इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट का नया अध्याय प्रारंभ हुआ है और जिसको आपने देखा 8 साल बेमिसाल और माननीय प्रधानमंत्री ने उद्धृत किया कि जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय भाइयों के लिए किस तरीके से हमें देश में काम कर रहे हैं और काम करने की आवश्यकता है। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक भारत को वायु खेल वाले प्रमुख देशों में शामिल करना है। इस नीति के माध्यम से एरोबैटिक्स, बलूनिंग, ग्लाइडिंग, पैराशूटिंग, पावर्ड एयरक्राफ्ट और रोटरक्राफ्ट सहित 11 हवाई खेलों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि इस नीति से देश में हवाई खेल गतिविधियों के लिए एक मजबूत अनुकूल तंत्र तैयार होगा। कई अनूठे पहल और महत्वपूर्ण कदम 10 महीनों में हमने उठाए हैं और इसका लाभ आने वाले दिनों में हमें जरूर दिखेगा। और इसी तारतम्य में हमारी कोशिश रही है कि एक महत्वपूर्ण अंग जो एयर स्पोर्ट्स का अंग है उसे भी एक नई जोश, एक नई शुरुआत हम लोग देंगे। एंड दैट इज व्हाई टुडे वी आर रिलीजिंग द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर इंडिया इज द फैक्ट दैट नए क्षेत्रों में हमें ध्यान देना होगा।
श्री सिंधिया ने कहा कि इस क्षेत्र में 1 लाख नौकरियों के सृजन में मदद मिलेगी और आने वाले वर्षों में राजस्व मौजूदा 100 करोड़ रुपए से बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए हो जाएगा। श्री सिंधिया ने कहा कि एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया है, जो इन खेलों के समस्त पहलुओं की निगरानी करेगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। संकट में भागीदार भारत सरकार। कोरोना महामारी में 80 करोड़ लोगों को मिला मुफ्त राशन। 31,90,000 रेहड़ी पटरी वालों को मिला बिना गारंटी लोन। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। 8 साल सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण। दोपहर समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने पिछले 8 वर्ष में बुनियादी ढांचा क्षेत्र में अभूतपूर्व निवेश किए हैं। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अधिक ध्यान देना शुरू किया। मोदी सरकार ने सड़क, हवाई और जलमार्ग तथा बंदरगाह निर्माण और रेल यातायात को बेहतर बनाने पर विशेष रूप से ध्यान दिया। इससे न केवल देश का आर्थिक विकास होगा, बल्कि परिवहन और यात्री सेवाएं भी बेहतर होंगी। आवागमन खर्च में कमी होगी और ईंधन की भी बचत होगी। एक रिपोर्ट। देश में बंदरगाहों के जरिए विकास की गति को तेज करने के लिए मोदी सरकार ने 2015 में सागरमाला कार्यक्रम की शुरुआत की थी। नदियों के जरिए भारी सामानों की ढुलाई सड़क या रेल की तुलना में सस्ती होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए पहली बार अंतर्देशीय जल परिवहन के विकास पर विशेष महत्व दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि जल मार्ग के उपयोग से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस जल मार्ग से समय और पैसा बचेगा। इस जलमार्ग से कितनी मदद होने वाली है। सड़क पर भीड़ भी कम होगी, ईंधन का खर्च भी कम होगा और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण से भी राहत मिलेगी। सड़क और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी सरकार ने पिछले 8 साल में सड़कों के निर्माण पर काफी बल दिया। वर्ष 2014 से पहले हर दिन 12 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता था, जो मोदी सरकार के कार्यकाल में बढ़कर 37 किलोमीटर तक पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से गाँव को भी सड़कों से जोड़ने पर विशेष बल दिया गया है। ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति का कहना है कि गांव में सड़कों के निर्माण से कारोबार में सुगमता आई है। गांवों को जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और हमने जो मानक तय किया, विद्यालय, अस्पताल, बाजार, मंडी, ऐसी कोई जगह न छूटे जहाँ सड़क से न जुड़ा हो। सड़क जब होती है तो व्यापारी भी जैसा है, व्यापार करने बाजार भी आते हैं लोग। सड़क होती है तो सहजता हो जाती है, सुगमता हो जाती है अस्पताल जाने के लिए। और मेरा तो मानना यह है कि जैसे शरीर में जो नसें होती है खून दौड़ाने का, ऐसे ही सड़कें विकास की गति को दौड़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बुनियादी ढांचा के सुदृढ़ होने से न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि देश का समावेशी और समग्र विकास संभव होगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 पाकिस्तानी आतंकवादियों सहित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए हैं। एक पाकिस्तानी आतंकवादी सहित 2 आतंकी आज सवेरे कुपवाड़ा जिले के चक्तारास कांडी इलाके में मारे गए, जबकि लश्कर-ए-तैयबा के दूसरे पाकिस्तानी आतंकवादी को बारामूला जिले में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया। कल शाम सोपोर के जलूरा क्षेत्र के पानीपोरा जंगलों में सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम ने आतंकियों के छिपे होने का सुराग मिलने पर तलाशी अभियान शुरू किया था। पुलिस ने बताया है कि मुठभेड़ स्थल से मिले कागजातों के आधार पर मारे गए आतंकवादी की पहचान पाकिस्तान में लाहौर के हंजाला के रूप में हुई है। उसके पास से AK राइफल, कारतूस और गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात 3 IED बरामद किए। ये ड्रोन विमान से बंधे हुए थे। जम्मू के बाहरी इलाके कानाचक में उड़ान भर रहे ड्रोन को नीचे उतारा गया और IED को निष्क्रिय कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने रात 11 बजे ड्रोन की गतिविधियों को देखा और उसे नीचे उतारा। ये तीनों IED एक टिफिन बॉक्स में रखे हुए थे, जिनके विस्फोट का अलग अलग समय निर्धारित किया गया था। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है।
राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक 194 करोड़ 27 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 3,714 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। इस समय 26,976 रोगियों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर है 98.72% और पिछले 24 घंटे में 2,513 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए हैं। भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्याभ्यास कल से बांग्लादेश के जैसोर में शुरू हुआ। सैन्याभ्यास संप्रति के इस 10वें संस्करण में भारत और बांग्लादेश की सेनाएं भाग ले रही हैं। 5 से 16 जून तक चलने वाले इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों की रोकथाम, उपद्रव के खिलाफ कार्रवाई और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत अभियान पर बल देना है। इसका उद्घाटन बांग्लादेश के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और जैसोर के एरिया कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद नूरुल अनवार और भारतीय सेना के ब्रिगेडियर रूपेश सहगल ने संयुक्त रूप से किया। भारत और बांग्लादेश वर्ष 2010 से इस सैन्याभ्यास का आयोजन कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने के लिए इस संयुक्त अभ्यास का बहुत महत्व है। इंडोनेशिया मास्टर्स 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से जकार्ता में शुरू हो रहा है। टूर्नामेंट की शुरुआत क्वालिफाइंग मैचों से होगी। टूर्नामेंट में भारत की उम्मीदें पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन के प्रदर्शन पर रहेंगी। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और टूर्नामेंट में चौथी वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु महिला सिंगल्स में खिताब की प्रमुख दावेदार होंगी और पुरुष सिंगल्स में भारत के लक्ष्य सेन चुनौती पेश करेंगे। 7वीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन अपना शुरुआती मैच डेनमार्क के हैंस क्रिस्टिन सालबर्ग विटिंग्स से खेलेंगे और फाइनल मुकाबला खेला जाएगा 12 जून को। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है इकोनॉमिक्स और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 8 जून। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। आज नई दिल्ली में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। लोगों को फूड के लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, काम करने का अवसर मिला है। मैं मानता हूं कि देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेवारी का एक महत्वपूर्ण पहलू ये सफाई है, फूड सेफ्टी है और इसके पर काम करके सदियों से फूड सेफ्टी के बारे में आज से नहीं, सदियों से ध्यान रखा गया है। गीता में कहा है कि भोजन आयु बढ़ाते हैं और किसी के अस्तित्व को पवित्र बनाता है, तो उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अच्छा भोजन शक्ति, प्रसन्नता और संतुष्टि प्रदान करता है। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार का एक लोगो भी जारी किया।
लोगों को खाद्य वस्तुओं के बारे में जागरूक करने और खाद्य पदार्थों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देने के लिए खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित खाद्य, बेहतर स्वास्थ्य। आज का सांस्कृतिक संदेश केंद्रित है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस पर। आज 7 जून है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व भर में यह दिवस लोगों में खाने पीने की चीजों की सुरक्षा के बारे में जागरूकता लाकर उन्हें सुरक्षित बनाने के लिए मनाया जाता है, ताकि लोग दूषित खाद्य पदार्थों के खाने से होने वाले नुकसान से बच सकें। ऐसा करके ही वे देश की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि और विकास में अपना योगदान कर सकेंगे। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है बेहतर स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित भोजन। वैसे तो खाद्य पदार्थों से पैदा होने वाली बीमारियों का असर सभी उम्र के लोगों पर पड़ता है, लेकिन 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इसके ज्यादा शिकार होते हैं। इसे देखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2018 में घोषणा की कि विश्व भर में हर वर्ष 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाएगा। इस अभियान में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के सदस्य देशों का सहयोग रहता है। इसके अलावा कई अन्य संगठन भी इसमें सहयोग करते हैं। खाद्य पदार्थों को खेतों से खाने की मेज तक सुरक्षित पहुंचाने की पूरी कड़ी में शामिल सभी लोगों को अपने अपने उत्तरदायित्वों को ईमानदारी से निभाना होगा, तभी हम खाद्य सुरक्षा दिवस के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में आइकॉनिक सप्ताह समारोह का शुभारंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 घोषित की और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के संग भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए रोजाना ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका में युवा वकील मोहनदास करमचंद गांधी अपने क्लाइंट दादा अब्दुल्ला की तरफ से डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। जब रेलगाड़ी पीटर मारिट्सबर्ग रुकी तो कंडक्टर ने गांधी जी को आदेश दिया कि प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरकर निचली श्रेणी के डिब्बे में जाओ। जब गांधी जी ने मना करते हुए कंडक्टर को अपना प्रथम श्रेणी का टिकट दिखाया तो उन्हें जबरदस्ती ट्रेन से उतार दिया गया। तुम क्या कर रहे हो इस जगह, कुली? क्यों, ये टिकट है, फर्स्ट क्लास टिकट। ये कैसे हासिल हुआ? मैंने डाक से मंगवाया था। मैं एक वकील हूँ और इतना समय नहीं था कि मैं। यहाँ कोई काला वकील नहीं साउथ अफ्रीका में। थर्ड क्लास में जाओ। चलिए ले चलता हूँ सामान। नहीं, रुकिए जरा आप। ये देखिए, मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी एट लॉ। इस वक्त मैं प्रिटोरिया जा रहा हूँ एक हिंदुस्तानी कंपनी के मुकदमे के लिए। सुना नहीं तुमने? यहाँ कोई काला वकील नहीं, ये साउथ अफ्रीका है। सर,
मैंने वकालत पास की है लंदन से और मेंबर हूं हाई कोर्ट चांसरी का, और तभी वकालत कर रहा हूं क्योंकि आपकी नजर में मैं काला आदमी हूं। इससे ये तो जाहिर हुआ कि कम से कम एक काला वकील तो है साउथ अफ्रीका में। बदज़बान फेंक दो इसे। जहां गांधी जी को सामान के साथ ट्रेन से उतारा गया था, तो ठीक उसी जगह प्लेटफॉर्म पर पट्टिका लगाई गई जिसमें लिखा है, इस घटना ने उनका पूरा जीवन बदल दिया। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के निदेशक ए अन्नामलाई ने गांधी जी के जीवन पर इस घटना के प्रभाव के बारे में चर्चा की। When thrown off from the train, his image was scattered. He was in a big dilemma whether we have to continue in South Africa or we can go back to India. Then he realized in the night, in the shivering cold, that this happened not to M.K. Gandhi, but the proud Indian. It was an attack on the Indian civilization. Therefore, he decided on that night that I should dedicate my life to remove the color injustice and the disparity in this foreign land. That time, as many biographers referred as the birth of real Mahatma. पीटर मारिट्सबर्ग की घटना के उपरांत गांधी जी ने भेदभावपूर्ण नीतियों के शांतिपूर्ण विरोध, पक्षपातपूर्ण मतदान नियमों और असहनीय कार्यदशाओं के विरोध का रास्ता चुना। इसके अलावा उन्होंने सत्याग्रह का विचार दिया, जिसके अंतर्गत गांधी जी ने सबसे पहले नस्ली भेदभाव के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में संघर्ष किया और उसके उपरांत भारत में ब्रिटिश उपनिवेश से लड़ाई की। 7 जून डुंडई खान की पुण्यतिथि भी है। वो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में नौकरी करते थे, लेकिन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वो स्वतंत्रता सेनानियों से मिल गए। उन्होंने सैनिकों के समूह का नेतृत्व किया और संपत्ति तथा हथियार जुटाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमला किया। ऐसी ही एक कार्यवाही के दौरान कंपनी सेना ने उन्हें पकड़ लिया। खान पर सेना की नौकरी छोड़ने और ब्रिटिश साम्राज्य से बगावत करने के आरोप लगाए गए। दोषी ठहराकर खान को जुलाई 1857 में सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उन्हें अप्रैल 1858 में बम्बई से अंडमान द्वीप समूह भेज दिया गया। 7 जून 1858 को सेलुलर जेल में डुंडई खान का निधन हो गया। हम आज शहीद निशान सिंह को भी याद कर रहे हैं। वे बिहार के शाहाबाद जिले के निवासी थे। निशान सिंह कुंवर सिंह के निकट सहयोगी थे। उन्होंने 1857 में कुंवर सिंह के साथ मिलकर जगदीशपुर, जौनपुर, हाजीपुर, कानपुर, लखनऊ और बांदा में अंग्रेजों से स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। निशान सिंह को उनके गांव से पकड़ लिया गया और 7 जून 1858 को उन्हें तोप से निर्दयतापूर्वक उड़ा दिया गया। शहीद निशान सिंह को शत-शत नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। मौसम विभाग ने भीषण गर्मी को देखते हुए देश के कुछ उत्तरी भागों में कल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जैनामणि ने बताया कि उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बुंदेलखंड में भीषण गर्मी पड़ेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से नई दिल्ली में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2022 की मेजबानी करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का उद्घाटन किया। कहा, यह संस्थान जनजातीय विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में आइकॉनिक सप्ताह समारोह का आरंभ किया। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहली राष्ट्रीय वायु खेल नीति 2022 की घोषणा की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर आयुर्वेद आहार का लोगो जारी किया। भारत बांग्लादेश संयुक्त सैन्याभ्यास संप्रति बांग्लादेश के जैसोर में शुरू।
उत्तरी कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकवादी मारे गए और इंडोनेशिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट आज से जकार्ता में शुरू। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।